क्लास 9th हिस्ट्री पढ़ने में डिफ़िकल्ट लगती है, इसलिए आज से हम इसके चैप्टर कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो विदाउट कटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th जिस बुक का टाइटल है भारत और समकालीन विश्व 1 का चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। थोड़ा सा पहले बता दूं तो इस खंड 1 में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नास्तिवाद, और फिर खंड 2 में पढ़ेंगे कि जब भी ये फ्रांसीसी क्रांति वगैरह चल रही थी, रूसी क्रांति चल रही थी, उस टाइम लोगों की लाइफ पर क्या अफेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर अब खंड 2 में पढ़ेंगे वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद और उस टाइम विश्व में चरवाही की स्थिति क्या थी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए आप उन्हें नोट करते जाना ताकि आपको नोट्स वापस न बनाने पड़े। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे रहा है। देखो कहाँ पर, पेरिस की बात हो रही है। पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल है, और यहाँ पर क्या है, आतंक का माहौल था। फिर एक अफवाह ये सुनने मिलती है कि जो भी आम नागरिक है वहाँ पर उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएगी। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करने लगे। जबरन यानी जबरदस्ती प्रवेश करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको वापस अपना खुद को बचाने के लिए हथियारों की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने क्या किया, जो भी सरकारी भवन थे वहाँ पर तो हथियार होंगे, तो वहाँ पर जबरदस्ती घुसे और हथियार इकट्ठा करने की उन्होंने कोशिश की। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। यानी बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए और फिर वो किधर गए, पेरिस के पूर्वी भाग की तरफ। और उन्होंने क्या किया, बास्तिल का जो किला था उसकी जेल को तोड़ डाला, ये सोच के कि वहाँ हमें काफ़ी गोला बारूद मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। देखो जब उन्होंने बास्तिल के किले की जेल को तोड़ा तब वहां पर बीच में आया होगा कमांडर, तो वो कमांडर भी मारा गया। और कितने 7 कैदी थे, उन 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया। कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। यानी इस बास्तिल किले को कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके जितने भी अवशेष थे, यानी कुछ बचा होगा उसमें से, उन लोगों को बेच दिया गया। बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। यानी जो इसको एकत्रित करना चाहते थे, जो संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए, यानी संघर्ष जारी रहे। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे लंबे घटनाक्रम की शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। यानी उस टाइम फिर क्या हुआ, फ्रांस के जो सम्राट थे उनको फांसी दे दी गई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये आगे हम जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बास्तिल का ध्वंस। इस आप किले को, जिस किले की हम बात कर रहे थे, ये किला वही है जिसको पूरी तरीके से जनता ने तहस नहस कर दिया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी जब 18वीं सदी की शुरुआत हो रही थी तब फ्रांसीसी समाज कैसा था। देखो कुछ भी रटना नहीं है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर खुद लिख पाए। ठीक है, यहाँ पर दिया है सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16, देखो लुई 16 उसका नाम था, फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यानी बूर्बो राजवंश का था ये लुई 16, जिसको क्या किया गया, फ्रांस की राजगद्दी पर बिठाया गया। और टाइम क्या है, 1774। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। यानी उसने पाया कि जो राजकोष है, जो वहाँ के राजा राजा जिस राजकोष का यूज़ करते हैं जनता के लिए,
वो राजकोष तो पूरा खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। यानी युद्ध से आपने देखा होगा सिर्फ नुकसान होता है। तो उसने ये पाया कि पूरा राजकोष तो खाली है, और ये किस कारण से हुआ था? लंबे युद्ध चल रहे थे उसके कारण। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी। यानी उसने क्या है, 13 उपनिवेशों को, जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, उनको शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में हेल्प की थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। यानी 10 अरब लिवरे का और अधिक कर्ज जुड़ गया, और पहले से 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। अब लिवरे क्या होती है यहाँ पर दिया है, अगर कन्फ्यूजन हो तो देख लो। फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था, यानी इसको बाद में समाप्त किया गया। पर जो ये लुई 16 है, ये कब राजगद्दी पर आसीन हुआ? 1774 में। और ये इसको समाप्त कब किया गया? 1794 में। यानी इसके टाइम पर तो वही मुद्रा चल रही थी। तो ये फ्रांस की मुद्रा थी, ठीक है। फिर आगे दिया है, सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे, यानी अब 10% ब्याज लिया जाने लगा। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। यानी अब सरकार को, यानी अगर वहाँ के राजा को पैसा चाहिए, राजकोष बढ़ाना है, तो उसको लोगों से ज़्यादा कर लेना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, जो भी स्कूल वगैरह थे, जो भी सरकारी कार्यालय थे, उनसे ज़्यादा कर वो वसूल करने लगी। इससे यह कदम भी नाकाफ़ी रहा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। यानी जब 18वीं सदी का टाइम था, तो जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट यानी तीन भागों में विभाजित था, जिसमें से तीसरा स्टेट ही, मतलब जो जनसाधारण स्टेट था, जो लोगों का, वो ही टैक्स देता था, वो ही कर देता था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थानों के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। कौन सा? ये, ठीक है। इसमें प्रथम स्टेट क्या बोला जाता है? जो पादरी वर्ग, जो चर्च में काम करते हैं वो लोग। द्वितीय स्टेट में आते हैं कुलीन वर्ग, यानी जो अच्छे घर के होते हैं। फिर तृतीय स्टेट में आते हैं बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। फिर आते हैं किसान और कारीगर, और फिर आते हैं छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, यानी जो जिनके पास भूमि नहीं होती वो, और जो नौकर होते हैं वो। यानी वहाँ का जो भी समाज वर्ग था फ्रांस का, वो इस तरीके से बटा हुआ था। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। देखो, मैंने क्या कहा, सिर्फ तीसरा स्टेट, जो जनसाधारण लोग थे, जो तृतीय लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सिर्फ यही टैक्स देंगे। ना तो कुलीन वर्ग के लोग टैक्स देते थे, ना पादरी वर्ग के। समझ में आ गया? यहाँ पर फिर दिया है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेनाएं, मतलब सैन्य सेवाएं, जो अपनी सैनिक सेवाएं होती है वो देना, अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। यानी पहले, मतलब वह फ्रांस में भी यही हो रहा था कि नीचे तबके के लोगों को दबाया जाता था। जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो पादरी वर्ग के लोग थे, उनकी ये लोग सेवा करते थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, ठीक है, यानी धार्मिक कर जो होता है, यहाँ पर लिखा होगा टाइद। देखो, ये है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। मतलब ये पादरी वर्ग के लोग जो थे, ये इनसे कर लेते थे।
ऊपरे से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, साथ में ये इनको भी कर देते थे। इन करों में टाइल का अर्थ दिया है सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, यानी टाइल यानी होता है राज्य को दिया जाने वाला कर, और टाइद होता है चर्च के लोगों को दिया जाने वाला कर। यहाँ पर दिया है टाइल प्रत्यक्ष कर, जो अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो हम सरकार को देते हैं, ठीक है, सीधा अपना राज्य के पास जो टैक्स जाता है, जो अपना गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है, जो जॉब करते हैं उनका टैक्स कटता है। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यानी करों का बोझ किसके ऊपर आ रहा है, जो आम जनता है उसके ऊपर। नेक्स्ट पेज पर छोटे से डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। ये है एक छोटा सा काम करने वाला गरीब आदमी, और ये है एक कुलीन वर्ग का आदमी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सबको स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वो उसको एक नज़र तक देखता नहीं। यानी उसको किस तरीके से, वो सारे फ्रूट्स इसके हाथ में है, अनाज इसके यहाँ बड़े मतलब बोरा रखा हुआ है, फिर भी इसको एक नज़र, यानी इसको एक मतलब इज्जत की नज़र से नहीं देखता। चलिए, यहाँ पर लिखा है कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी, यानी मतलब इसमें बताया है इंग्लिश में लिखा हुआ कि कुलीन व्यक्ति क्या है, मकड़ा है, और किसान एक मक्खी है। यानी आपने देखा होगा जो जाला होता है, मकड़ी जो जाला बुनती है उसमें वो मक्खी फंस जाती है। अब यहाँ पर दिया है शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अब ये चित्र बनाने का उद्देश्य ये है कि उस टाइम के चित्रकार इस तरीके से प्रेजेंट करते थे कि लोगों का किस तरीके से शोषण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। यानी काम तो बढ़ रहा था, परंतु जो मजदूर की जो सैलरी आती थी वो कम ही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब तक और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संघर्ष पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम बात थी। जीवन संकट क्या होता है, यानी जब ऐसी चरम सीमा आ जाती है, जब अपने जो इनकम के साधन होते हैं, जैसे खेती है, उसमें भी आपको कुछ घाटा हो जाए या पूरी तरीके से आपकी फसल नष्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं जीविका संकट में। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, जिस पर दिया है उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब मध्य वर्ग क्या है, चलिए पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। यानी जब कर बढ़ाया गया था और जब अकाल पड़ा था, तब कारगर ने, जो भी कामगार थे, जो भी किसान थे, उन्होंने विद्रोह किया था, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई थी जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ रहे थे। तीसरे वर्ग के लोग कौन थे? जो कारीगर थे, जो कामगार थे, जो किसान थे, परंतु उनमें से वो लोग ये विचार सामने लेकर आए जो शिक्षित थे। यानी अगर आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं, एजुकेट बनते हैं, तो एडुकेट होने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। तो ऐसे ही उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि लोगों को मतलब वर्गों के हिसाब से नहीं बांटना चाहिए। मतलब आपको कुछ जन्म से ऐसे होता है ना, ब्राह्मणों को कुल अलग से राइट्स मिले होते हैं, तो वहाँ पर जो रूस वगैरह, फ्रांस वगैरह थे, वहाँ पर पादरी वर्ग को जन्मों से ऐसे अधिकार मिले थे कि वो नीचे वाले लोगों से कर वसूलेंगे। तो ऐसे अधिकार उनको नहीं मिलने चाहिए। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। देखो अब क्या होता है, एक सामाजिक समूह होता है ये मध्य वर्ग, जिसका उदय कब होता है? 18वीं सदी में, जिसने फैलते समुद्र व्यापारी, यानी जो समुद्र परीय व्यापार जो होता है ना, जिसमें ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर उन्होंने क्या किया, बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। समृद्ध लोग कौन होते हैं? जो पैसे वाले लोग होते, वो उन ऊनी वस्त्रों या
रेशमी वस्त्रों को खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। यही मैंने आपको ऊपर बताया कि जो लोग पढ़ लिख गए थे उनको ये समझ में आने लग गया था कि लोगों को उनके जन्मों के हिसाब से कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। अगर आप में योग्यता ज़्यादा है तो आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, न कि उस ऊंची समाज वाले को। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। यानी किसके द्वारा ये वाली थिंकिंग प्रस्तुत की गई थी? एक तो जॉन लॉक और जो जॉक थे उनके द्वारा। ये कौन थे? रूस के दार्शनिक। अपने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। अब क्या प्रस्ताव था? मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। यानी ये सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सेलोन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। यानी जो लोग पढ़ नहीं पाते थे उनके बीच उस अखबार को जोर से पढ़ा जाता था जिससे सभी उस बात को सुन पाए। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। इस पे दिया है क्रांति की शुरुआत। यानी पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा कि लुई 16 ने कर क्यों बढ़ाए थे। अब इस कर की वजह से कुछ क्रांति होगी, चलिए देखते हैं। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उनमें ऐसा क्यों किया होगा? यानी कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल यानी जो प्रतिनिधि सभा होती है की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तीनों स्टेट कौन? जो सबसे उच्च वाला पादरी वर्ग, फिर आता है कुलीन वर्ग वाला और फिर जिसमें किसान वगैरह वकील वगैरह सब आते हैं। ठीक है, तो इनके सबके एक एक मेन प्रतिनिधि होते थे। वो प्रतिनिधि मिलकर ये डिसाइड करते थे कि कर बढ़ेगा या नहीं। ठीक है, यहाँ पर दिया है अंतिम बैठक कब हुई? सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए थे। यानी पहले स्टेट का कौन? पादरी वर्ग के 300 लोग आए और कुलीन वर्ग के 300 लोग आए और बाकी तीसरा वर्ग कौन था? जो किसान वगैरह था उनका, तो उनके कितने 600 प्रतिनिधि आए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। यानी मैंने क्या बताया था, तीसरे वर्ग में लोग सब नीचे हैं, मतलब उनको सिर्फ किसान का काम करते हैं, पर जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग सामने आए, उनके विचार सामने आए। तो इस सभा के अंदर भी कौन आए थे? तीसरे वर्ग से वही लोग आए थे जो शिक्षित थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। यानी ना तो सभा में किसान आ सकते थे, ना औरतें और ना कारीगर। फिर भी लगभग 40,000 पात्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। यानी उनकी जो भी डिमांड थी किसानों की, औरतों की और कारीगरों की, उनको एक पर्ची में यानी उनकी एक नोटिस लिखकर वो लाए थे।
स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। यानी इस बार क्या है, सभी वर्ग के लोग दान करेंगे, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। यानी ये हमको कहाँ से पता चलता है, जो रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उससे। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। यानी मतदान देने का अधिकार, मतलब ये पसंद नहीं आया लुई को, तो उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। और फिर क्या होता है, जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे वो विरोध के हिसाब से विरोध जताते हुए उस सभा से बाहर चले जाते हैं। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिए ने किया। यानी इस तीसरे स्टेट का नेतृत्व कौन कर रहा था, मिराबियो और आबे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट करो इनको। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसे एक पवित्र, मतलब उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में झूठी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबेसिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरे स्टेट, मतलब तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। यानी वो था पादरी वर्ग से, पर उसने तीसरा स्टेट क्या है इसके ऊपर एक बुक लिखी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज यहाँ पर इससे पहले देख लो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1774 लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है, पहले बताया मैंने आपको। फिर 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान होता है। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792-93 फ्रांस गणराज्य बनता है और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और 1815 में वॉटरलू में नेपोलियन की हार होती है। चलिए आगे आपको सब समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आएगा। अभी तो हमने ये जाना था 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है। फिर 1789 का भी देख लिया। चलो आगे और देखते हैं। तो आगे पेज पर दिया है, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। यानी मतलब एक क्रांति की तरफ जा रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। यानी मतलब जमाखोरी क्या होती है, किसी भी एक, जैसे कोई भी प्याज वगैरह है तो प्याज को जमा कर लेना गोदामों में, लहसुन को जमा कर लेना या फिर सोयाबीन को जमा कर लेना, ऐसे जमाखोरी होती है। फिर मतलब सारा स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं और फिर क्या है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है ना इसकी, तो उससे क्या है, इन चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। तब वो लोग इन चीज़ों को बेच देते हैं और उससे काफ़ी भारी मुनाफा उठाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस जमाखोरी कहलाती है। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्र भीड़ ने, यानी जो मतलब इतना जोशीला भीड़ थी, उसने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। आगे दिया है, देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लटे तो लुटेरों के गिरोह बुला लिए जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े। यानी उन्होंने ऐसे झुंड बना लिए हैं, ऐसे झुंड बुला लिए हैं जो लोगों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालो, देखो कुदालो क्या होता है, जो खोदने के उनके पास जो हथियार होते हैं ना खेत में मिट्टी खोदने के लिए, उसको कुदालो बेचले बोलते हैं। ठीक है, तो बेचलो से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधित दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। लगान यानी जो कर टैक्स लेते थे उनसे, किसानों से, वो जो भी दस्तावेज थे उनके पास में, उन्होंने वो दस्तावेज भी जला दिए। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि यह भी
मान लिया दे दी और यह भी मान लिया कि उनकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली संपत्ति व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पात्र वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया। यानी पादरी वर्ग को एक विशेष अधिकार मिला था जन्म से, वो अधिकार भी उस टाइम खत्म किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ठीक है, तो आंदोलन हुआ और उसके बाद में कुछ ऐसा असर हमें देखने मिला। अब आगे पेज पर दिया है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। चलिए देखते हैं। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। चलिए ये चित्र आप देख सकते हैं किस तरीके से जो संवैधानिक राज व्यवस्था है वो किस तरीके से काम करती थी। चलिए ये तो कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखो, सन 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। देखो नोट कर सकते हैं इसको। 1791 में संविधान के जो भी कानून है उसको बनाने का अधिकार किसको दिया गया? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। यानी पहले एक सदस्य को चुना जाता था और वो सदस्य फिर बाकी सदस्यों को चुनता था। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। इनके क्या लिमिटेशन थी? 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। देखो, हमारे संविधान लागू होने के बाद ही भारत में सभी को मतदान देने का अधिकार मिल गया था, पर इनके इसमें पहले उच्च वर्ग के लोगों को अधिकार था वोट देने का। जो अच्छे सक्षम लोग थे उनको वोट देने का अधिकार था, और महिलाओं और नीचे तबके के लोग थे उनको तो ये अधिकार, ये राइट काफ़ी बाद में मिला। तो आप देखोगे आगे आगे कैसे होता है, कैसे महिलाएं वोट के अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करती हैं। मतलब अब वो निकालती है, जिसको भी बोलते हैं ना, रोड पे आते हैं प्रोटेस्ट ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं वो, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट पेज पर दिया है संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। ठीक है, संविधान क्या है? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। समझ में आ रहा है? राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वो प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, ये ऊपर की साइड आप देख सकते हैं पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र, यानी उनके जो भी राइट्स थे इसके ऊपर एक ऐसा पेज बनाया गया जिसपे उनके सारे राइट्स लिखे हुए थे। ये डायग्राम जो है वो 1790 में बॉर्बिए द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। और अगर आप इन राइट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आगे वाले पेज पर ही सारे दे रखे हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट पेज पर दिया है राजनीतिक प्रतीकों के मायने, यानी जो भी उनके सिंबल्स होते थे तो वो पॉलिटिकल सिंबल्स कैसे होते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया है 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। यानी आपने वोटिंग के टाइम, यानी चुनाव के टाइम पर देखा होगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको एक निशान बनाया जाता है कि आप कमल पर वोट दीजिए, आप हाथ के पंजे पर वोट दीजिए। तो इस तरीके से पहले के टाइम पर भी जो फ्रांस में जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ऐसे सिंबल्स का यूज़ किया जाता था, उनको समझाया जाता था। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर है फर्स्ट, टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है।
नेक्स्ट है छड़ों का बर्चीदार गट्ठर, यानी अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है परंतु पूरे गट्ठर को नहीं, यानी यूनिटी की बात हो रही है, तो एकता में ही बल है। नेक्स्ट है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। स्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरण अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा सकती है। फिर है राजदंड, यानी शाही सत्ता का प्रतीक। फिर है अपनी पूंछ मुंह में लिए छाप, ये है सनातनता का प्रतीक, यानी अंगूठी का कोई छोर नहीं होता। नेक्स्ट दी है लाल फ्राइजियन टोपी, यानी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनाई जाने वाली टोपी, ये टोपी उनको दी जाती थी, ठीक है। फिर बाद में नीला सफेद लाल, यानी फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं? नीला, सफेद और लाल। ये वाली लेडी जो है वो फ्रांस को इंडिकेट करती है, जिसे अपनी भारत माता का इमेज आ जाए तो वो भारत को इंडिकेट करता है, वैसे फ्रांस की छवि दिखाने के लिए इस लेडी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इनको कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं, जैसे अपनी भारत माता को वाइट क्लोथ्स या फिर जो ऑरेंज और अपना ग्रीन और अपना वाइट जो होता है वो पहनाया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनके फ्रांस के फ्लैग का जो कलर होता है रेड, ब्लू एंड वाइट, तो ये इनको पहनाया गया। यहाँ पर है डैनो वाली स्त्री, यानी ये कानून को दर्शाती है। देखो जैसे मैं आपको आगे बता दूं, इस वाले पेज पर आप देखोगे तो ये लेडी जो है वो फ्रांस को इंडिकेट कर रही है और ये वाली कानून को, ठीक है। अपने यहाँ कानून को कैसे इंडिकेट किया जाता है? तराजू से, ठीक है। तो यहाँ पर फिर दिया है विधिपट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। ये इस तरीके से विधिपट पे ही यहाँ पर सारे कानून के लिखे गए, तो आप देख सकते हैं। फिर आगे दिया है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। चलिए पढ़ते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही, यानी यहाँ पर काफ़ी सारे तनाव रहे। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 में गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, यानी ये जब तक योजना मतलब लागू होने वाली थी, तब अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजर दी लाइल द्वारा रचित मर्सिले भी था, यानी एक ऐसी लाइन, कुछ ऐसी लाइन्स थी जो बाद में ये फ्रांस का राष्ट्रगान बन जाती है। देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे, ये गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कुछ करते हुए गाया, यानी पेरिस जब वो अंदर एक ज्वलित भावना को उत्तेजित करना चाहते थे तो वो इस तरीके से गीत गाते थे, इसलिए इस गाने का नाम मर्सिले हो गया, यानी मार्सिले, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। ओके। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे, यानी कुछ ऐसे राजनीतिक क्लब थे जहां पर ये चर्चाएं चलती थी। और इसमें से एक क्लब ज़्यादा फेमस रहा जिसका नाम था जैकोबिन, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। ये किट है, ठीक है, मतलब वहाँ पर वो सारी राजनीति की जो भी बातें होते हैं वो डिस्कस करते थे। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे। खंड 4 में आप महिलाओं के बारे में जानोगे, उनकी क्रांति कैसी रही। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से थे आते थे। देखो, जैकोबिन क्लब सबसे सफल क्लब था जहाँ पर राजनीतिक डिस्कशन होते थे। तो उस क्लब में कौन कौन लोग जाते थे? जो कम समृद्ध थे। कौन कौन? छोटे दुकानदार,
कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, उनका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नोट कर सकते हो आप इन चीज़ों को। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यानी उन्होंने ऐसी कॉस्ट्यूम डिसाइड की। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका एक तरीका था। यहाँ पर आप बिना ब्रीचेस वाले लोगों को देख सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है, इसलिए जैकोबिन को सो कुलात के नाम से जाना गया। नोट कर सकते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिना घुटने वाले। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते। लाल रंग की टोपी आगे हमने पढ़ा था जो स्वतंत्रता का एक सिंबल होती है। यहाँ पर लिखा है लाल टोपी भी पहनते थे जो एक स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। यानी ये किस लिए हुआ था? जो खाद्य पदार्थों को लेकर जो महंगाई बढ़ रही थी उसको लेकर। बाद में असेंबली ने शाही परिवारों को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए जिसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले भी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो, मतदान कर सकते थे। अभी 18 की एज में कर सकते हो। पहले फ्रांस में क्या होता था, मतलब वहाँ का अलग था सिस्टम। वहाँ पर 21 एज में चुनाव करने का अधिकार था। अपने इंडिया का भी हमने देखा था इतिहास, उसमें भी 21 एज ही थी पहले वोटिंग के लिए। ठीक है, बाद में वो 18 हुई और वहाँ पर तो सभी को राइट्स थे। अपना संविधान लागू होने के बाद में सभी को वोट देने का अधिकार था, पर फ्रांस में ये अधिकार सिर्फ पुरुषों को मिला था, और पुरुषों में भी सिर्फ ऐसे पुरुष जो बिल्कुल समृद्ध परिवार से थे। निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। देखो इस चीज़ को नोट कर सकते हो आप, असेंबली का नाम कन्वेंशन कर दिया गया और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। अब गणतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता खुद अपना सरकार चुनती है। तो यहाँ पर दिया है, जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। ये वंशानुगत राजशाही नहीं होती। जैसे वंश के अकॉर्डिंग जो राजा के बाद एक उसका बेटा उत्तराधिकारी बनता था, फिर उसका बेटा, तो इस तरीके से वंशानुगत सारे जो सिस्टम था राजतंत्र खत्म हुआ और गणतंत्र स्थापित हुआ। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करें एंड कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। यहाँ पर दिया है लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1792 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप में फांसी दे दी गई और जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस लुई 16 की हम कब से बात कर रहे थे उनको अब फांसी दे दी गई है। अब शुरू होता है आतंक राज। सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। क्यों? चलिए पढ़ते हैं। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन व पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशाही से वो मतलब जो भी कार्यशैली थे उससे असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यानी जो भी इस गणतंत्र के खिलाफ होगा उसको क्या किया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा और उसके खिलाफ काफ़ी कड़ा मुकदमा चलाया जाएगा। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता यानी उन्हें गुनहगार पाता है तो लिगोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम यानी काट दिया जाता था। लिगोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर सर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग किया जाता था। देखो आरी से लोगों का गला काटा जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। अब फिर रोबेस्पियर सरकार क्या करती है? कानून बनाकर मजदूरी व कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर देती है।
गोश्त एवं पावरोटी की रोशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर यानी जो महाशय और मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन यानी नागरिक और सितोइन नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। पहले महाशय और महोदया बोला जाता था, अब नागरिक और नागरिका बोलना है। ठीक है। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। अब इस तरीके से गवर्नमेंट अगर लोगों के साथ ट्रीट करेगी, उनके ऊपर इतनी पाबंदियां लगाएगी, तो जनता क्या करेगी, उनके खिलाफ कदम उठाएगी। तो इसीलिए इस वाले काल को आतंकी काल माना गया। आगे और पढ़ते हैं। रोबेस्पियर सरकार ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे लिगोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब इस रोबेस्पियर को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर हमने पहले देखा था कि रोबेस्पियर काय का नेता था। ये जो भी जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले लोग थे, जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, उनका नेता ये था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी क्या है। दो परस्पर विरोधी विचार यानी दो विरोधी विचार किस तरीके से थे। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मोलिन्स ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। देखो क्या लिखा था उसने, और उसके बाद जो आतंकी राज था किसका, रोबेस्पियर का, उन्होंने उसे फांसी दे दी थी। यहाँ पर लिखा गया, कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना पड़ता है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति विवेक है, समानता है, न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। यानी एक्चुअल इंडिपेंडेंस क्या होती है, जिसमें सभी को समान इक्वल यानी इक्वली ट्रीट किया जाए। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता कोई हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके 10 या सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया। रोबेस्पियर जो नेशनल असेंबली है, उसने मतलब जो कन्वेंशन है यानी नेशनल असेंबली में रोबेस्पियर भाषण देता है 7 फरवरी 1794 को। क्या बोलता है, यूनिवर्सल अखबार में, मतलब जो भी उसने भाषण दिया वो यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश यहाँ पर दिया है। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुश के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंता और अनम्य न्याय है। मतलब आतंक फैलाना और लोगों को डराना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें एक गणतंत्र लागू करवाना चाहिए जिसका प्रयोग पितृभूमि की आवश्यकता ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। ठीक है, आपको समझ में आ गया एक्चुअली स्वतंत्रता का मीनिंग क्या होता है, इसमें यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर जिस तरीके से रोबेस्पियर को फांसी लगा दी थी, यानी ये जैकोबिन क्लब का एक मेन मेंबर था, यानी जैकोबिन सरकार का अब पतन होता है और अब फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन आता है। ठीक है, जैकोबिन सरकार का पतन यहाँ पर हो गया। अब किसका शासन शुरू हो रहा है, डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई, यानी संपन्न लोग जो थे अब उसके पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, यानी जो भी संपत्तिहीन था, जिसके पास पैसे नहीं थे, उसको मत देने का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था।
इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया और इस संविधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इन इजी लैंग्वेज समझाऊं तो अब क्या है, डायरेक्टरी शासन करने लग गई और जब भी विधानसभा में विधान परिषद में डायरेक्टर क्या करते थे, इस परिषद से झगड़ा करते थे तो परिषद उन्हें बर्खास्त करने की इच्छा करती कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए। अब फिर क्या होता है, जो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता थी यानी जिस तरीके से वो शासन चला रहे थे उससे सैनिक तानाशाह बढ़ गया। अब देखो अब क्या होता है आगे, चलिए पढ़ के समझ में आ जाएगा। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, अधिसम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। अब फ्रांस का आंदोलन तो प्रेरित हो ही रहा था, साथ साथ में यूरोप का राजनीतिक आंदोलन भी सामने आया। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। इस पे हमने देखा था कि यहाँ पर क्या आ गया, पॉइंट 4, यानी पॉइंट 4 में अब हम क्या जानेंगे, महिलाओं की क्रांति के बारे में। आगे हमने यही पढ़ा था कि हम पॉइंट 4 में आपको महिलाओं की क्रांति के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। यानी महिलाएं भी क्रांति में आगे थी। तीसरे स्टेट, यानी तीसरे स्टेट में कौन आते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं वो लोग। जो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं थी वो उनकी जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, यानी जीवन जीने के लिए जो काम किया जाता है, यानी सिर्फ जितना पैसा मिल जाए जिसमें आप खा सकते हो, थोड़ी सी सेविंग कर सकते हो, तो इस तरीके से वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल सब्जियां बेचती थी तथा संपन्न घरों में काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां, यानी जो पैसे वालों की लड़कियां थी तथा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां थी वो ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, यानी अच्छे स्कूलों में पढ़ पाती थी और इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख करना आदि। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। इस क्लब का नाम आप नोट कर सकते हैं, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से नाराज हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंकराज के दौरान, कौन सा आतंकराज की बात हो रही है, जब रोबेस्पियर सरकार थी तब आतंकराज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी के लिए भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का उनका संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। मैंने क्या कहा था कि सिर्फ संपन्न लोगों को, जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग थे,
आदमी, सिर्फ उनको ही वोट देने का अधिकार था, वोटिंग का अधिकार था, बाकी लोगों को नहीं था, जो नीची कास्ट के थे, जो गरीब थे उनको, और ना महिलाओं को। तो इसके बाद में महिलाओं के संघर्ष के बाद में उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ पर लिखा है फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया और अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। इस बुक्स में फ्रांस की एक महिला के बारे में बताया गया है, चलिए जानते हैं। ओलम दे गुज उनका नाम था। ओलम दे गुज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप में सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया, यानी वो अधिकार उनको कोई भी इक्वलिटी या राइट्स नहीं दिए गए थे। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिलाएं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्यवाही की जाए। सन 1793 में ओलम दे गुज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। यानी जैकोबिन सरकार किसके द्वारा संचालित की गई थी? जो रॉबेस्पियर था उसके द्वारा, यानी वो मेन लीडर था उसका। तो उसने क्या किया, ये जो महिलाएं थी इनकी क्लबों को बंद कर दिया। तो इसके लिए, इसके प्रोटेस्ट में, इसके विरोध में इन महिलाओं ने इस सरकार, जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यानी फिर सरकार ने क्या किया कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया और फिर इस लेडी को फांसी पर लटका दिया गया। आगे हमने देखा ही था कि जो आतंक युग था, जो जैकोबिन सरकार थी, वो किस तरीके से कोई भी अगर गणतंत्र के खिलाफ जाता था या कोई भी सरकार के खिलाफ जाता था तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये जो ओलम दे गुज के घोषणा पत्र में क्या क्या बातें लिखी गई थी उसको आप देख सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे दिया है दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक थी। देखो, जैकोबिन शासन का लीडर कौन था? रॉबेस्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। यानी अगर इन चीज़ों की कमी होती तो इसके भरपाई कौन करते थे? ये तीनों लोग। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बगानों में श्रमिकों की कमी। यानी बगान में श्रम जो थे उसकी कमी थी, यानी काम करने वालों की। इस कमी को पूरा करने के लिए अब क्या होता है? दास व्यापार शुरू किया जाता है, जिसमें लोगों को जबरदस्ती बेचा जाता है। ठीक है, इस कमी को पूरा करने के लिए यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार पूरा किया गया। ठीक है, ये वाला व्यापार अब शुरू होता है। कब? 17वीं शताब्दी में। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नांते बंदरगाह से, यानी इस बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ी डालकर अटलांटिक महासागर के पार, जो कैरिबियाई देश है, तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कई कानून पारित नहीं किया जा सकता था। यानी कोई भी कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 में क्या होता है? कन्वेंशन, क्या जो असेंबली होती है, असेंबली ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। यानी जो भी फ्रांसीसी उपनिवेश है, यानी उपनिवेश क्या होता है जिसका मतलब मैं बताऊं, कोई भी एक समृद्धशाली जो देश होता है वो किसी कमज़ोर देश पर अगर ज़बरदस्ती शासन करेगा तो उस देश को उपनिवेशिक देश कहा जाएगा। जैसे हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, तो औपनिवेशिक सरकार उसको कहा जाता था। जो ब्रिटिशर्स लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनको औपनिवेशिक सरकार कहा जाता था, जो हमारे भारत पर ज़बरदस्ती शासन करती थी। समझ में आ गया?
यहाँ पर दिया है यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट ज़रूर कर लेना। एक तो दास व्यापार की शुरुआत कब हुई थी? 17वीं सदी में। और फिर क्या हुआ जब इस दास प्रथा का अंत करने का एक कानून पारित किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा 1794 में, तो ये सिर्फ 10 साल तक बंद रहा। उसके बाद में इसको किसने वापस स्टार्ट कर दिया? नेपोलियंस ने। ठीक है, बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अभी बताऊंगी मैं निग्रो का मतलब क्या है। फिर आगे दिया है फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। उन्मूलन यानी अंत कब हुआ? 1848 में। अब निग्रो क्या होता है? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों की एक प्रजाति है निग्रो। ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक और वर्ड का मीनिंग आप देख लेना, जो उन्मूलन है यानी बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देना, इसका मतलब ये होता है। तो 1848 में इस दास प्रथा को पूरा जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया, यानी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और पूरे चैप्टर में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर लिखा है नेशनल असेंबली का जो सेकंड नाम था वो कन्वेंशन रखा गया था। ठीक है, तो नेशनल कन्वेंशन भी कहीं कहीं बोला गया है, नेशनल असेंबली को कहीं कहीं सिर्फ कन्वेंशन भी बोला गया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, जिस पे दिया है क्रांति और रोजाना की जिंदगी, यानी क्रांति कैसे होती है और डेली लाइफ लोगों की कैसी थी। चलिए जानते हैं कि राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तक को बदल सकती है? नहीं। सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद, यानी बास्तिल का किला आगे हमने देखा था किस तरीके से पूरी तरीके से उसको मतलब तहस नहस कर दिया गया था। बास्तिल के विध्वंस के बाद, यानी जो पेरिस का जो पूर्वी भाग में था ये बास्तिल, उस किले को किस तरीके से तोड़ा गया था आपने देखा था। तो यहाँ पर वही दिया गया है। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। यानी सेंसरशिप की समाप्ति क्या होती है? देखो यहाँ पर जो कुछ भी छपता था वो राजा के सेंसर अधिकारों के तहत छपता था, यानी राजा अगर अनुमति देगा तो ही वो चीज़ छापी जाएगी। परंतु अब क्या होता है? अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। यानी अब कोई भी व्यक्ति अपनी बात उन अखबारों में या किसी भी एक सूचना बुक में अपने अधिकार या अपनी कोई भी बात रख सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या था, जो प्राचीन राजतंत्र था, यानी जब राजाओं का शासन चलता था उसमें राजा जो बोला जाता था वही छापा जाता था। पर बाद में जब सबको अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद में सभी व्यक्ति अपनी बात को रखने लगे। यहाँ पर दिया है परिणाम स्वरूप क्या होता है? फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों में एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वे तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की यानी जो प्रिंट होती है, कोई भी बात रखने की, अखबार में कोई कुछ भी चीज छापने की स्वतंत्रता, उसको बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का यह मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। यानी अगर कोई बात सरकार के द्वारा कोई भी कानून सरकार के द्वारा लागू किया जाता है तो उस पर कोई भी व्यक्ति अपना विरोधी मत दे सकता है। समझ में आ गया। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और अन्य के बारे में राजनीतिज्ञों एवं जो भी दार्शनिक थे के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था।
अब नेक्स्ट पेज पर आपको सारांश जो भी कंक्लूजन है वो देखने मिलता है। चलिए यहाँ पर लिखा है 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। कब की? अब 1804 की बात हो रही है जब नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर अपने खानदान के हाथों में सौंप दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक सम्मान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही लोग उसकी सेनाओं को हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में जो वाटरलू होता है उसमें उसकी हार हो जाती है और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपोलियन की एक इमेज है। यहाँ पर आल्प्स पार करता नेपोलियन, और ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? डेविड द्वारा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं तो नेपोलियन की हार कैसे हुई, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। तो देखो नेपोलियन हारा था ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया हंगरी से, ठीक है। इनके बीच और फ्रांस के बीच एक युद्ध होता है। फ्रांस की तरफ से कौन था? नेपोलियन। तो इस फ्रांस को हरा दिया जाता है, यानी नेपोलियन को हरा दिया जाता है और फिर बाद में इस पर कब्जा कौन कर लेता है? ब्रिटेन, रूस, प्रशा। जैसे ही नेपोलियन हारता है, जो फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस, उस पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। फिर अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो जब नेपोलियन हार जाता है तो अंग्रेज क्या करते हैं? उसको अंध महासागर में बंदी बना लेते हैं और तकरीबन 6 साल बाद उसको विष देकर मारा जाता है। ऐसा मतलब इतिहासकार बताते हैं। बाकी रियलिटी क्या है ये आप थोड़ा रिसर्च करके देख सकते हैं। फिर आगे पेज पर थोड़ा सा और दिया है, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। यानी फ्रांसीसी क्रांति का हमने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा है तो इसमें हमने देखा कि एक तो स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था और एक जो जन है यानी जो भी इंसान है उसके अधिकारों को सामने लाया गया था, ठीक है। यानी दो बात फ्रांसीसी क्रांति को लेकर सामने आई। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में भी फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचारों को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। देखो यहाँ पर फ्रांस में जो भी विचार उभरे उससे अपने भारतीय लोग भी प्रेरित हो रहे थे। तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो दो व्यक्ति थे, एक तो था टीपू सुल्तान और दूसरा कौन था? राजा राम मोहन राय। यहाँ पर ये दोनों फ्रांस के कई विचारों से प्रेरित हुए थे। बॉक्स 2 में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। कैसे? फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्ध पोत दिखाए जाए। तो ठीक है, इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति हुई। हमने सब कुछ देखा किस तरीके से लोगों ने उनके राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया, किस तरीके से आतंक शासन चले। ठीक है, ये चैप्टर इसी के साथ एंड होता है। हमने हर एक डिटेल को कंप्लीट किया। सो इन चैप्टर के नोट्स आप हमारे इस टेलीग्राम यूजर नेम roxin4311 से परचेस कर सकते हैं। सो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताना। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।